हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन इक्विलिब्रियम चैप्टर। बेटा अब केमिकल इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे थे और केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते करते बेटा हम लास्ट टॉपिक पे आ गए। आज हम चेक करेंगे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं और उनको इंप्रूव करने के लिए, उस डिस्टर्बेंस को सुधारने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल। उसने बताया था कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम में किसी भी तरह की डिस्टरबेंस होती है या इक्विलिब्रियम किसी भी वजह से डिस्टर्ब होता है तो हम उस इक्विलिब्रियम को किस तरीके से, उस डिस्टरबेंस को किस तरीके से नलीफाई कर सकते हैं। चलो बेटा फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम स्टेट, द ली चैटलियर प्रिंसिपल। बेटा तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। Factors affecting the state of equilibrium, और क्या बोलते हैं इसको? ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ये हमारा टॉपिक है बेटा आज का। डन। और इसके साथ ही हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो खत्म हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो देखो ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर ने क्या कहा था? इसने कहा था इफ इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय any factor, then the equilibrium try to nullify that कंडीशन, नलीफाई दैट कंडीशन। बेटा क्लियर है? तो ये बात किसने कही थी? ली चैटलियर ने। उसने कहा था कि अगर किसी भी वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है तो इक्विलिब्रियम कोशिश करता है कि वो उस इफेक्ट को नलीफाई कर दे बेटा। ठीक है? तो हम वेरियस फैक्टर पढ़ेंगे कि किस किस फैक्टर का क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेटा। फैक्टर नंबर 1, दैट इज ए फैक्टर बेटा, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा? सपोज करो बेटा इस केस के लिए मैं क्या कंसिडर कर रहा हूं यहां पे? आई एम कंसिडरिंग अ जनरल रिएक्शन H2 गैस प्लस I2 गैस will give you 2HI gas. This is the equilibrium state. ठीक है बेटा? अब कोई आपसे कहता है कि यहां पे अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज्ड। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट क्या करता है? डिक्रीज करता है। आइदर H2 और I2, आइदर H2 और I2 अगर डिक्रीज करता है बेटा, इफ आइदर H2 और I2 इन दोनों में से अगर कोई भी डिक्रीज करता है तो आपको पता है बेटा इक्विलिब्रियम क्या होगा? डिस्टर्ब हो जाएगा इस केस में। तो इक्विलिब्रियम जब डिस्टर्ब हो जाएगा, जब किसी भी अमाउंट ऑफ H2 और I2 कम होगा बेटा, तो वहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। फिर उस रिएक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन क्वोशिएंट। तो रिएक्शन क्वोशिएंट क्या होगा? HI का स्क्वायर अपॉन H2 एंड I2 बेटा। अब सपोज करो इन दोनों में से कोई भी डिस्टर्ब हो रहा है तो इस केस में H2 की कंसेंट्रेशन कम होगी बेटा। जब H2 की कंसेंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा बेटा? इस QC की जो वैल्यू है बेटा, दैट विल बी हायर, दैट विल बी हायर। वो हायर आएगी क्योंकि जैसे ही H2 की कंसेंट्रेशन कम होगी तो हम बोलेंगे QC जो है
उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, दैट विल बी ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम, वो ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम आएगी बेटा। अब इस चीज को नलीफाई करने के लिए, खत्म करने के लिए जो इक्विलिब्रियम है बेटा, अब देखो अगर इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है या इसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो रिएक्शन है उस केस में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो इनकी कंसंट्रेशन और अमाउंट को बढ़ाने के लिए दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब HI की कंसंट्रेशन बढ़ गई है और उस HI कंसंट्रेशन को नलीफाई करने के लिए वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा और वहां से फिर हमें H2 और I2 बनना शुरू हो जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा बेटा, ये इक्विलिब्रियम दोबारा से मेंटेन हो जाएगा। अब ये इनिशियली था जब अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, आइदर H2 कंसंट्रेशन और I2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, तो हम कहते हैं वहां पे HI की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, तो वो रिएक्शन क्या होगी, देन द रिएक्शन shifts in backward direction just to maintain इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए क्या होगा बेटा, जो H2 और I2 कंसंट्रेशन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, मतलब HI जो है वो अपने आप को डिसोशिएट करेगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा और फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा बेटा, QC इज इक्वल टू KC हो जाएगा। तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो, उसका अमाउंट कम कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा, उस केस के अंदर उस अमाउंट को दोबारा से मेंटेन करने के लिए, दोबारा से इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है। इसी तरीके से बेटा, ये तो इसमें एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है देखो इसमें, इफ अमाउंट ऑफ HI डिक्रीज, अगर HI का अमाउंट डिक्रीज करता है तो देन H2 और I2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी बेटा उस केस के अंदर। अगर इसका अमाउंट डिक्रीज करता है तो QC की जो वैल्यू होगी बेटा, that will be lesser than KC, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा, जब इसका अमाउंट कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम दोबारा से अचीव करने के लिए दिस रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये रिएक्शन जो है बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगी। तो आपको ये पता होता है कि वो पूछते हैं कि अगर HI की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो क्या हो रहा है, H2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो क्या हो रहा है, I2 की कंसंट्रेशन कम हो रही है तो क्या हो रहा है, और फिर रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है बेटा। तो हम कहते हैं इस केस के अंदर इफ द अमाउंट ऑफ HI इज डिक्रीज then QC is less than KC हो जाएगा बेटा। The reaction shifts in forward direction, तो रिएक्शन क्या होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगी। then the reaction will shift in forward direction, वो आगे वाली डायरेक्शन में क्या करेगी बेटा, मूव करेगी ताकि HI की कंसंट्रेशन बन जाए और वहां से फिर हमें क्या मिल जाए बेटा, इक्विलिब्रियम मिल जाए। इसी तरीके से देखो बेटा, अगर मैं इनको पॉइंट्स लिख दूं यहां पे, इसको लिख दूं नंबर 1 पॉइंट और इसको लिख दूं नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तीसरी बात बोलता हूं यहां पे, तीसरी बात क्या है, अगर मैं कंसंट्रेशन बढ़ा देता हूं तो इफ H2 और I2 कंसंट्रेशन इंक्रीज, देन अगर H2 और I2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है बेटा, इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी बेटा, दैट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, देन रिएक्शन शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन बेटा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, रिएक्शन शिफ्ट कर जाएगी बेटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इफ HI concentration, if HI increased, then reaction shift in backward direction,
क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा एच आई मिल गया ना बैकवर्ड डायरेक्शन, तो उस केस के अंदर वो एच आई अपने आप को डिसोशिएट करना शुरू कर देगा और H2 और I2 की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बेटा। तो हम इसको बोलते हैं कि अगर किसी भी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अगर आप कम करते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा बेटा, रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, मूव करना शुरू कर देगी, सो एज जो भी चीज कम हुई है या बढ़ी है उसको नलिफाई कर सके और दोबारा से रिएक्शन क्या कर सके बेटा, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सके इस केस के अंदर बेटा, ठीक है। तो ये होता है आपके पास कि किस तरीके से कंसंट्रेशन का इफेक्ट पड़ता है किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। अब देखो इसी केस में मैं आपको दूसरा बताता हूं बेटा, बी पॉइंट, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको देखो क्या करना है बेटा, ध्यान से सुनो, इसमें एक नोट लिख लो और नोट में आप क्या करोगे वो बताता हूं आपको मैं, NOTE नोट, ठीक है। उसमें आप क्या करोगे, इफ फर्स्ट प्रेशर इंक्रीज्ड देन equilibrium shifts in that direction which has lesser number of moles, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे बेटा, समझ आई। अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, और नंबर ऑफ मोल्स किसके कम होंगे बेटा, गैसियस स्पीसीज के, गैसियस स्पीसीज होंगी जिसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे बेटा, वहां पे कम हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसकी। सेकेंड पॉइंट देखो इसमें, इफ प्रेशर decreased then equilibrium shifts in that direction which has higher number of moles, which has higher नंबर ऑफ मोल्स, और किसके होंगे बेटा, वो भी गैसियस स्पीसीज के। अगर गैसियस स्पीसीज के हायर नंबर ऑफ मोल्स हैं तो वो उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा ताकि जो नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर कम हुआ है उस प्रेशर को दोबारा से मेंटेन किया जा सके बेटा, उस इफेक्ट को नलिफाई कर सके। तो ये प्रेशर की कंडीशन में आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब मैं एक रिएक्शन देता हूं और उस रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा और किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसकी बात करेंगे। पहले आप ये नोट करो बेटे जल्दी से, फिर हम बात करते हैं उसकी। ठीक है बेटा, देखो अब हम बात करते हैं इसकी, किस तरीके से हम ये चेक करेंगे बेटा।
देखो बेटा, हम क्या बात करेंगे यहां पे उसकी बात करते हैं। देखो ध्यान से सुनो इसको। हम कहते हैं यहां पे कि एक रिएक्शन लेता हूं, एग्जांपल N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। बेटा ठीक है, कैसे वाला। अब इसमें क्या कहेंगे, देखो हम लोग इसमें हम कहेंगे कि अगर आपसे कोई बोलता है इफ प्रेशर इंक्रीज्ड, अगर इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर इंक्रीज करता है तो आप क्या कहोगे। अगर इस रिएक्शन के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स देखो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं बेटा, 4, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, 2। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो यहां पे प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ मोल्स कम है गैसीय स्पीसीज के। सो हम यहां पे लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट shifts in forward direction to nullify the effect of increased pressure। इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, उस केस के अंदर उसको शिफ्ट कर जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है बेटा। ठीक है, तो फिर दोबारा से क्या होगा, थोड़ी देर के बाद जब ये इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा तो दोबारा से रिएक्शन क्या कर लेगी बेटा, इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर लेती है यहां पे। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, इफ प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, अगर प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो यहां पे लिख लो NR4 है बेटा और NP2 है। तो उस केस में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर कम हो गया, हम चाहते हैं प्रेशर दोबारा से बढ़ जाए, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे यहां पे रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी बेटा, जस्ट टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर। नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा बढ़ जाएंगे तो दोबारा से प्रेशर वो मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपसे प्रेशर की बात करे बेटा, तो प्रेशर की बात करते हुए आपको ये चीज पक्का डिस्कस करनी है कि हमें सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स देखनी है, वो भी गैसीय स्पीसीज की। अगर प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर सिस्टम के अंदर बढ़ गया, तो हम चाहते हैं वो बढ़ा हुआ प्रेशर कम हो जाए, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो कि जितना प्रेशर बढ़ा है वो कम हो जाए। और जैसे ही वो प्रेशर मेंटेन हो जाएगा बेटा, फिर दोबारा से रिएक्शन क्या कर लेगी, इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी। इसी तरीके से अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया बेटा तो प्रेशर कम हो गया, तो हम चाहते हैं कि ज्यादा मॉलिक्यूल बन जाए और ज्यादा मॉलिक्यूल बने ताकि वो प्रेशर को, पिछले वाले इक्विलिब्रियम प्रेशर को मेंटेन कर ले। तो उस वजह से क्या होगा, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे बेटा। ठीक है, तो सिंपल कंसेप्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर का कि किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ प्रेशर बेटा। अब देखो इसकी ना इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन की कुछ आपको लाइव एग्जांपल देता हूं जो आप बायोलॉजिकल सिस्टम में देखते भी हो बेटा। एग्जांपल्स, ठीक है, कौन सी, बायोलॉजिकल, ठीक है। अब उसमें क्या कहते हैं बायोलॉजिकल एग्जांपल में बेटा, हम कहते हैं यहां पे कि अगर प्रेशर इंक्रीज करता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता है, कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है, कैसे इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो पहला केस में डिस्कस कर रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। आपको पता है कि Hb प्लस O2 गैस विल गिव यू HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोल देते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Hb क्या है, हीमोग्लोबिन, और O2 क्या है, गैस। और जैसे बनती है बेटा O2 HbO2 होता है। अगर लंग्स के अंदर, आपको पता है कि लंग्स के अंदर Hb जो होता है, जो ब्लड है बेटा, वो ऑक्सीजन क्या करता है, गेन करता है।
ठीक है, और देन इट सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर लंग्स के अंदर ये O2 का प्रेशर कम हो जाए बेटा, अगर लंग्स के अंदर क्या होगा, ये O2 का प्रेशर कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो Hb होगा बेटा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी, क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन कम हो गई ना O2 की, और जब बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगी तो क्या होगा, HbO2 जो Hb है हमारे पास, HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, वो डिसोशिएट होना शुरू होगा एंड इट विल गिव यू Hb प्लस O2। फिर से क्या होगा, धीरे धीरे करके O2 की कंसेंट्रेशन लंग्स में बढ़ना शुरू हो जाएगी और दोबारा से फिर इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा बेटा। तो ये कोशिश रहती है, अगर कॉन्टिन्यूसली O2 की कंसेंट्रेशन कम हो रही है देन इट इज अ डेंजरस कंडीशन बेटा। क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि हम O2 इतनी गेन नहीं कर पा रहे हैं जितनी जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो डिसोशिएट करके दे रहा है, तो इसका मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई है, आपको फटीग महसूस होगी, आपको थकावट लगेगी और हो सकता है आपको नौशिया या आपको डायलेमा होना शुरू हो जाए बेटा। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से, जो कि एक मोमेंटरी कारण है, कोई रीजन है, उसकी वजह से ऑक्सीजन कम होती है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन अपने आप को डिसोशिएट करके लंग्स के अंदर उस ऑक्सीजन के अमाउंट को मेंटेन कर देता है, और मेंटेन करने की वजह से क्या होता है, आप दोबारा से प्रॉपर्ली सांस लेना शुरू कर दोगे बेटा, और फिर दोबारा से वहां पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है बेटा वो अचीव हो जाएगी इस केस के अंदर। तो ये एक एग्जांपल हो गया जब रिएक्टेंट का क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसी तरीके से सेकंड केस बेटा, यहां पे सेकंड केस में बात करूं मैं यहां पे, तो वो है मेरे पास सेकंड बी। ठीक है, अब बी जो केस है बेटा मेरे पास, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करेगा बेटा, इट विल गिव यू H2CO3। ठीक है, और फिर ये डिसोशिएट करेगा तो इट विल गिव यू 2H पॉजिटिव या H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ये आयंस बनते हैं बेटा। अब देखो किसी कारणवश, किसी रीजन की वजह से अगर लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो रहा है बेटा, दोनों ध्यान से, अगर किसी कारण की वजह से लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो रहा है तो ये रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। ब्लड में जो डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, दैट विल डिसोशिएट टू गिव यू CO2 प्लस H2O अगेन, और उसकी वजह से क्या होगा, फिर दोबारा से CO2 का जो प्रेशर होगा इन केस ऑफ लंग्स दैट विल बी मेंटेन्ड एंड द अगेन इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड इन दैट केस, और इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, फिर से अचीव हो जाता है वहां पे बेटा। ठीक है, तो ये देखो दो एग्जांपल है जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चलते हैं। तीसरा एग्जांपल इसी लीच-एटियर प्रिंसिपल का जो काफी बेटा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उस इंपॉर्टेंट एग्जांपल को देखो आप, अगर मैं बात करूं उसकी तो क्या होगा, देखो मैं कहूंगा बेटा वहां पे उस केस के अंदर देखो बेटा, मैं क्या कहूंगा उस केस के अंदर, फिर ठीक है, देन आई विल से थर्ड एग्जांपल सी। अब आपको हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ठीक है ना, एक आपके टीथ के ऊपर एक एनिमल होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट बेटा, और उसका फॉर्मूला होता है CA5PO4 3OH। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट है ये इक्विलिब्रियम में होता है बेटा विद इट्स आयन, मतलब जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन होता है। मतलब यहां पे डीमिनरलाइजेशन होती है प्रोसेस और बैकवर्ड होती है बेटा रीमिनरलाइजेशन। मिनरल्स जो होते हैं
उनको दोबारा से कंबाइन हो जाता है बेटा। क्या बोलते हैं उसको? डीमिनरलाइजेशन एंड रीमिनरलाइजेशन बेटा, ये आ गया। अब जब ये टूटता है तो क्या होगा आपके पास? यू विल गेट 5Ca 2 पॉजिटिव आयन इन एक्वस कंडीशन प्लस 3PO4 3 नेगेटिव आयन इन एक्वस कंडीशन प्लस OH नेगेटिव। तो जो आपके टीथ्स होते हैं बेटा, उनके ऊपर जो एनेमल है ये इस तरीके से अपने आप को डीमिनरलाइज और रीमिनरलाइज करता रहता है। लेकिन गलती से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको स्वीट्स बहुत पसंद होती है, अगर गलती से वो स्वीट्स खा लेते हैं बेटा तो क्या होता है, या शुगर खाते हैं, तो जैसे ही वो शुगर खाते हैं शुगर वाटर के साथ मिलके बेटा वहां पे H पॉजिटिव आयन जनरेट करती है। क्या करती है बेटा? H पॉजिटिव आयन जनरेट करती है। और जैसे ही इस हाइड्रोक्सी एपेटाइट की बेटा क्या होगा, ये डीमिनरलाइजेशन शो करेगा, तो ये जो OH नेगेटिव आयन है वो इस H पॉजिटिव आयन से मिल जाएंगे और H पॉजिटिव आयन से मिलकर क्या बना देंगे बेटा? वो दैट विल गिव यू वाटर। इसका मतलब जो डीमिनरलाइजेशन है वो वाली प्रोसेस तो अकर करेगी बेटा, इस केस में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, देखो इजीली अकर करेगी, लेकिन रीमिनरलाइजेशन नहीं होगी और उसकी वजह से फिर टीथ जो होते हैं वो खराब होना शुरू हो जाते हैं बेटा। क्योंकि देखो यहां पे ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ऑन द प्रोडक्ट साइड ऑफ OH नेगेटिव डिक्रीज्ड, यूज हो गया ना बेटा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? कम हो गई। जब कंसंट्रेशन उसकी कम हो गई तो क्या होगा? द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। उस चीज को मेंटेन करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी। लेकिन क्या होगा, जब आपने शुगर खाई हुई और वाटर मिलकर जो H पॉजिटिव आयन दे रही है तो वो पानी दे रहा है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, ज्यादा ज्यादा आप ये डीमिनरलाइजेशन होती चली जाएगी और रीमिनरलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी वहां पे, इसलिए जो टीथ हैं आपके डिके करना शुरू हो जाएंगे, खराब होना शुरू हो जाएंगे बेटा वहां पे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो एनेमल आपके टीथ के ऊपर है, ठीक है ना, वो डीमिनरलाइज और रीमिनरलाइज होता रहता है। और आप क्या करते हो बेटा, अगर शुगर खाते हो, शुगर का मतलब ये नहीं बेटा आपने शुगर खाई अभी और अभी शुरू हो गया, मतलब अगर आप रात को शुगर खा के सोते हो बेटा तो डीमिनरलाइजेशन और रीमिनरलाइजेशन दोनों प्रोसेस होने के चांसेस होते हैं। और फिर अगर आप ब्रश नहीं करते हो या आप रिंस नहीं करते हो माउथ को बेटा, तो क्या होगा उस केस में जो OH नेगेटिव आयन ये डिसोशिएट करके देगा, दैट विल कंबाइन विद द H पॉजिटिव आयन टू गिव यू वाटर। तो उस केस में आपके दांत धीरे 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 करके खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली है बेटा, कि अगर हम किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल उस कंसंट्रेशन और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए दोबारा से वो क्या करते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है बेटा। तो उसकी वजह से हमें नुकसान या फायदा होता है। तो ये इसकी लाइव एग्जांपल्स हैं, इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल एग्जांपल्स है बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो अब थर्ड फैक्टर चेक करते हैं बेटा यहाँ पे कि क्या होता है। थर्ड फैक्टर है इस केस के अंदर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है बेटा। अगर हम इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो वहां पे आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली पार्शियल प्रेशर या प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो भी प्रेशर की टर्म्स थी बेटा, जो कंडीशन थी इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, अगर हम कुछ डिस्टर्ब करते हैं रिएक्शन के अंदर वो उसका रिवर्स हो जाएगी। जो प्रेशर की कंडीशन थी वहां पे रिवर्स वॉल्यूम की हो जाएंगी बेटा। देखो कैसे, पहला केस, इफ वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है देन द रिएक्शन विल shift in that direction which has higher number of gaseous moles, ठीक है। हम क्या कहते हैं बेटा, देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आके क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स हो जाते हैं बेटा।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो फिक्स हो जाते हैं। और जैसे ही आपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज करके। तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होती है जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्पीसीज बढ़ रहे हैं बेटा। जितने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे वो उतना नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है बेटा वो क्या होगा, मेंटेन होता चला जाएगा। तो याद रखना कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो रिएक्शन जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं बेटा, ताकि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपके पास वो कांस्टेंट हो जाए, जो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे थे। इसी तरीके सेकंड बेटा, इफ वॉल्यूम इज डिक्रीज, अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो आप कहोगे नंबर ऑफ मोल्स क्या कर रहे हैं बेटा, इंक्रीज कर रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। देन द रिएक्शन will shift in that direction. But let me check whether it is visible or not. The reaction will shift in that direction which has, ठीक है ना, मैं ऊपर लिख रहा हूं बेटा यहां से क्योंकि नीचे विजिबल नहीं है, which has lesser number of moles, lesser number of moles, जिस डायरेक्शन में लेसर नंबर ऑफ मोल्स होंगे बेटा उस डायरेक्शन में वो शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, तो आप सिंपली याद कर सकते हो कि प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है बेटा, और जब प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, जो प्रेशर की कंडीशन थी वो कंडीशन टोटली बेटा क्या होंगी, यहां पे रिवर्स हो जाएंगी, टोटली क्या होंगी बेटा, उल्टी हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आप उस तरीके से याद रख सकते हो इस केस को बेटा। अब देखो नेक्स्ट केस जो है बेटा यहां पे, तो उसमें हम बात करें नेक्स्ट केस के अंदर, तो देखो देखो बेटा अब हमारे पास फोर्थ कंडीशन, ठीक है। अब फोर्थ कंडीशन की बात करें यहां पे, फोर्थ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो अगर आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेक करना है किसी भी रिएक्शन के अंदर, तो सबसे पहले चेक करो, चेक whether the reaction is, check whether the reaction is endothermic or reaction is exothermic, whether reaction is endothermic or exothermic, क्या रिएक्शन है बेटा, ठीक है। अब देखो इसके अकॉर्डिंगली आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर बताओगे बेटा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं एक रिएक्शन की, N2 गैस प्लस 3H2 गैस will give you 2NH3 gas. This forward reaction release approximately minus 92.3 kilojoule of energy बेटा, ये रिएक्शन इतनी एनर्जी रिलीज करेगी, ठीक है। अब कोई बोलता है कि इस रिएक्शन के लिए पहली कंडीशन, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं फॉर दिस रिएक्शन, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन द रिएक्शन विल shift in
बैकवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी। क्यों बेटा, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। यहां पे रिएक्शन क्या हो रही है बेटा, एनर्जी रिलीज कर रही है। लेकिन अगर इसको डिसोशिएट करोगे NH3 को बेटा, तो वी नीड हीट एनर्जी। तो क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है एनर्जी इंक्रीज कर लेगा, ठीक है, और रिएक्शन क्या कर देगा बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए बेटा, ताकि क्या हो, इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाए। तो इस तरीके से हम कहते हैं टेम्परेचर इंक्रीज इन द रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बी, if temperature is decreased, then the reaction will shift in फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट होगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो सुनो बेटा ध्यान से, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब इसको डिसोसिएशन के लिए नहीं मिल रहा है। इस केस में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण ये डिसोशिएट नहीं होगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो फेवर करेगी, किसको करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन को। क्योंकि लो टेम्परेचर पे हम क्या कहेंगे, ये एनर्जी ए रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत हाई अमाउंट में बढ़ेगी, और हाई टेम्परेचर पे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। टेम्परेचर की जो कंडीशन है उसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि टेम्परेचर का यूज कहां हो रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होती है बेटा, वो टेम्परेचर का यूज करती हैं और उस रिएक्शन को उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगी जहां पे वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। अब इस केस के अंदर देखो बेटा, जो यहां पे लिखा हुआ है मैंने, इस केस में हम ये शो करते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है बेटा, रिएक्शन जो है एक्सो है, और जो बैकवर्ड डायरेक्शन है बेटा दैट इज एंडो। तो एक्सो और एंडो की बात करते हैं यहां पे, तो क्या होता है बेटा, यहां पे हम ये कह देते हैं कि एक्सो और एंडो के केस के अंदर कि फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है बेटा। अगर उल्टा होता तब भी केस अलग होता। मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात कर रहा हूं जहां पे फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है बेटा, एंडोथर्मिक है, जहां पे इस अकॉर्डिंगली बेटा टेम्परेचर कंडीशन का इफेक्ट पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे या कम करोगे तो उसका इफेक्ट इस तरीके से पड़ेगा, और हम उसको नलीफाई करने के लिए रिएक्शन दूसरी डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी बेटा, ठीक है। देखो टेम्परेचर फिर बता रहा हूं बेटा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको वैसे ही बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा बेटा आपका NH3 बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको टेम्परेचर नहीं चाहिए बेटा। तो उससे क्या होगा, जब ज्यादा NH3 बनेगा तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ताकि N2 और H2 मेंटेन हो जाए बेटा वहां पे। इसी तरीके से अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा ज्यादा बेटा N2 और H2 होगा, ठीक है, N2 और H2 होगा। जब इसका अमाउंट बढ़ जाएगा बेटा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा NH3 बन जाए। तो कोई भी अगर रिएक्शन टेम्परेचर का इफेक्ट पूछती है तो आपको सिर्फ ये बताना है कि वेदर द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, और उसको चेक करके फिर बताओगे कि टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा। क्लियर है, नोट करो बेटा जल्दी से। फ्रॉम नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं इसका। देखो बेटा नेक्स्ट, फिफ्थ बेटा देखो यहां पे, दैट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस केस के अंदर बेटा। देखो सुनो ध्यान से, फिफ्थ इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो आप बेटा
साफ साफ लिखो, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैटलिस्ट जो होता है बेटा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। रीजन क्या दोगे बेटा इसका? रीजन हम देंगे बेटा इसका, बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीज्ड द रेट ऑफ रिएक्शन equally in forward as well as in backward direction। ठीक है बेटा, अगर आपसे कोई पूछता है कि कैटलिस्ट का किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता है बेटा, तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट बता के आना है, क्योंकि उस केस में जो कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल अमाउंट से बढ़ाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, कैटलिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है किस पे बेटा, इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर बेटा। ठीक है, अब देखो लास्ट इफेक्ट इसका, सिक्स्थ इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस बेटा। ये इफेक्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं इस इफेक्ट के अंदर, तो इस इफेक्ट को ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, पहला कंडीशन देखो इस इफेक्ट के लिए, मैं कहता हूं इनर्ट गैस क्या है बेटा, तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये तो है ही इनर्ट गैसेस बेटा। देखो सबसे पहले बता रहा हूं आपको इनर्ट गैस क्या होती है। पहली बात तो नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो इनर्ट गैस है किसी भी रिएक्शन के लिए, ठीक है, बिसाइड हैविंग सम एक्सेप्शनल केसेस बेटा। ठीक है, अब उसके अलावा इफ any gas does not react with reactant or product of the reaction, then it will be treated as inert gas। अगर कोई भी गैस किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं कर रही है बेटा, कोई भी गैस, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि उस रिएक्शन के लिए वो गैस इनर्ट गैस है। यही नहीं है बेटा, देखो फिर बोल रहा हूं कि यही नहीं है कि ये वाली जो गैसेस है बेटा, सिर्फ जो नोबल गैसेस हैं वो ही इनर्ट गैस होती है बेटा, नहीं, इनके अलावा वो गैस भी इनर्ट गैस होंगी जो कि रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है। रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही है, वो भी क्या होंगी बेटा, इनर्ट गैस होंगी। नोट करो बेटा, फिर आगे आपको उसको बताता हूं मैं। देखो बेटा आगे, ठीक है,
अब देखो बेटा इसमें आगे हम क्या कहेंगे, हम कहते हैं बेटा यहां पे पहले मैं आपको बताता हूं दो फैक्टर, इसमें दो वे आते हैं बेटा। पहला एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम बेटा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं देखो, फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, तो सुनो यहां ध्यान से, इट हैज नो इफेक्ट, याद रखना बेटा, इट हैज नो इफेक्ट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई भी गैस, इनर्ट गैस आप ऐड कर रहे हो तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बेटा, देयर विल बी नो इफेक्ट। व्हाई, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा, उसका रीजन सुनो। बिकॉज, रीजन क्या है बेटा, बिकॉज number of moles of gases per unit volume of reactants and products do not change on addition of inert gas at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब आप कोई गैस ऐड करोगे बेटा, तो उस केस के अंदर देखो, जब कोई गैस आप ऐड करोगे तो उस केस के अंदर व्हाट विल हैपन बेटा, जो क्या होगा उस केस के अंदर, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे, ना रिएक्टेंट के ना प्रोडक्ट के, दैट विल रिमेन सेम। जब वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहेंगे बेटा पर यूनिट वॉल्यूम एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा। क्या होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब दूसरा केस देखो बेटा, बी, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस at constant pressure, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करोगे तो वहां पे वॉल्यूम वेरी करेगा, पहली बात, वॉल्यूम वेरीज, और सॉरी आप ये लिख लो वॉल्यूम चेंजेस या वॉल्यूम चेंज, change in volume takes place, so number of moles of gaseous species per unit volume चेंज्ड, तो वो चेंज हो जाएंगी। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस को ऐड करते हो, इफ यू ऐड इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है बेटा, तो उस केस में क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा बेटा, और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो व्हाट विल हैपन, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द सिस्टम दैट विल आल्सो डिक्रीज। जब डिक्रीज करेगा तो उस केस में कहां शिफ्ट होगी बेटा, देखो गैस, उस केस में वो कहां शिफ्ट होगी, देखो बेटा चेक करो, आप बताना मुझे सही है कि गलत है। ठीक है ना, तो कहां के उस केस में कहां शिफ्ट होगी, देन
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम decreased, so the equilibrium shifts in that side which has higher number of मोल्स। इक्विलिब्रियम उस साइड में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे हायर नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ताकि जो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम चेंज हुए बेटा वो क्या हो जाए, मेंटेन हो जाए उस केस के अंदर बेटा। क्लियर है केस? अब देखो, अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूं बेटा और आपसे पूछता हूं कि क्या होगा उस केस में, और आप ये बताने की कोशिश करना कि व्हाट विल हैपन इन दैट पर्टिकुलर केस। एग्जाम्पल बेटा, ठीक है, अगर कोई आपको देता है H2 गैस प्लस I2 गैस 2HI बेटा, ये दे रखे गैस। अब वो बोलता है बताओ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन दिस रिएक्शन क्या होगा बेटा। तो प्रेशर के केस में हमने क्या बताया हमेशा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर चेक का प्रोडक्ट चेक कर लो बेटा। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं, 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं बेटा, 2। दोनों तरफ बराबर नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी रिएक्शन मिलती है तो आप उस केस के अंदर कहोगे नो इफेक्ट प्रेशर का, चाहे फिर प्रेशर इंक्रीज हो, either it is increased or it is decreased, it has no effect, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। either that pressure is increased or that pressure is decreased, then we can say it has no effect on the equilibrium condition। उस equilibrium condition पे उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है बेटा। समझ आया बेटा कैसे वाला? तो इस तरीके से बेटा हम क्या करते हैं, ली चैटलियर प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं, और उस तरीके से ली चैटलियर प्रिंसिपल ने बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी चीज चेंज होती है तो उसका इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए रिएक्शन अपने आप को किस डायरेक्शन में मूव करती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपको आयनिक इक्विलिब्रियम से मिलेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। पढ़ते रहो बेटा ध्यान से और डाउट पूछते रहो।